Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. सन 1930 क्लाइड टॉम्बैक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन कर रहे थे। अपनी खोज के दौरान रात के आसमान में प्लूटो के अलावा एक और ऑब्जेक्ट थी जो इतनी ज्यादा चमक रही थी कि क्लाइड टॉम्बैक ने उसे डिटेक्ट कर लिया था। प्लूटो की खोज के बाद भी क्लाइड टॉम्बैक ने उस चमकीली वस्तु को खोजने की कोशिश की, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में मिल्की वे और अन्य चमकीले तारे थे और इसीलिए शायद टॉम्बैक उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाए। यही ऑब्जेक्ट हमारे लिए आने वाले कई दशकों तक एक बड़ी मिस्ट्री बनी रही। आज इस ऑब्जेक्ट को हम ड्वार्फ प्लैनेट मैके के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस एपिसोड में हम ड्वार्फ प्लैनेट मैके के बारे में जानेंगे। 31 मार्च सन 2005 को माइकल ई ब्राउन और उनकी टीम ने पैलोमेर ऑब्जर्वेटरी में इस ड्वार्फ प्लैनेट को खोज लिया था। इसके साथ ही इस टीम ने एक और ड्वार्फ प्लैनेट एरिस को भी खोजा, लेकिन इन दोनों ग्रहों पर चल रहे उनके अध्ययन के कारण उन्होंने इनकी खोज को अनाउंस नहीं किया था। ये टीम एक और ड्वार्फ प्लैनेट ह्यूमेया को ट्रैक कर रही थी, लेकिन स्पेन की एक दूसरी टीम ने इनसे पहले 27 जुलाई सन 2005 को ही ड्वार्फ प्लैनेट ह्यूमेया की खोज को अनाउंस कर दिया था और ठीक इसके 2 दिन बाद 29 जुलाई सन 2005 को माइकल ई ब्राउन की टीम ने भी जल्दबाजी में दोनों ड्वार्फ प्लैनेट्स मैके और इरिस की खोज को अनाउंस किया। खोज के बाद इस प्लैनेट को 2005 FY9 के नाम से जाना गया। सन 2008 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसका नाम ईस्टर आइलैंड के रापा नुई मैथोलॉजी के अनुसार मैके रखा गया। मैके प्लूटो के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2015 में यह ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित था, जो कि 52.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स थी। इस ड्वार्फ प्लैनेट का ऑर्बिट लगभग 29 डिग्री तक झुका हुआ है। मैके सूर्य का एक ऑर्बिट 310 सालों में पूरा करता है, जो कि प्लूटो और ह्यूमेया के ऑर्बिटल पीरियड से ज्यादा है। यह 7.77 घंटों में अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और हर्शल स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों से इसका डायामीटर 1360 किलोमीटर से लेकर 1480 किलोमीटर तक होने का अनुमान लगाया गया। डायामीटर के अनुसार यह ड्वार्फ प्लैनेट चौथी सबसे बड़ी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट बन चुका था। यह ड्वार्फ प्लैनेट भी प्लूटो की ही तरह लाल रंग का दिखाई देता है। इसकी सरफेस पर मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में होने का अनुमान है। इसके अलावा इथेन, इथीन, एसिटलीन और अन्य केमिकल कंपाउंड्स भी इसकी सरफेस पर पाए जाते हैं। इस ड्वार्फ प्लैनेट पर नाइट्रोजन की मौजूदगी भी एक बड़ा रहस्य है। हालांकि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यह साबित करते हैं कि इस प्लैनेट पर नाइट्रोजन आइस मौजूद हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। 23 अप्रैल सन 2011 को मैके एक चमकीले तारे के सामने से होकर गुजरा और उस तारे से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर दिया। इस इवेंट के अध्ययन से यह रिजल्ट सामने आया कि इस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर न के बराबर है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना था कि इस प्लैनेट पर प्लूटो की तरह एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ मीथेन और नाइट्रोजन की मौजूदगी यहाँ एटमॉस्फेयर होने का एक बड़ा संकेत थी। आज भी नाइट्रोजन की मौजूदगी इस प्लैनेट के बड़े रहस्यों में से एक है। अप्रैल सन 2015 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के वाइड फील्ड कैमरा 3 से की गई ऑब्जर्वेशंस में यह पुष्टि हुई कि इस प्लैनेट का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का नाम SY2015 136472 रखा गया। इसे MK2 नाम से भी जाना जाता है।
लगभग 175 किलोमीटर डायामीटर का यह सैटेलाइट लगभग 21,000 किलोमीटर की दूरी से इस प्लेनेट का चक्कर लगा रहा है। इसके मून के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर इसके मून यानी MK2 का ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कुलर हुआ तो इसका ऑर्बिटल पीरियड लगभग 12 दिनों का होगा। अगर इसका ऑर्बिट पूरी तरह से सर्कुलर है तो एक बड़ी संभावना है कि यह मून अतीत में हुई कोई बड़ी टक्कर से पैदा हुआ था। लेकिन अगर इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो यह कोई ऐसी वस्तु है जो इस ड्वार्फ प्लैनेट की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर की गई है। ऑब्जर्वेशन से यह भी पता चला है कि MK2 चारकोल की तरह एक्सट्रीमली डार्क ऑब्जेक्ट है। यह एक अजीब संयोग है क्योंकि मैके कुइपर बेल्ट की आज तक की खोजी गई सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। आखिर यह असमानता कहां से आई? इसे समझने के लिए एक हाइपोथेसिस यह भी है कि MK2 की ग्रेविटी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थी, इसीलिए जब यह मून सूर्य के बिल्कुल सामने आया तो गर्मी से इस पर जमी हुई वॉलाटाइल आइस स्पेस में उड़ गई और समय के साथ साथ यह डार्क होता चला गया। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है यह हम आज तक नहीं जान पाए हैं। इस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए फिलहाल हमारे द्वारा कोई भी मिशन नहीं भेजा गया है और शायद तब तक यह प्लेनेट हमारे लिए राज ही बना रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।